इतने बड़े देश में 13.5 लाख बच्चों का एग्जाम लग रहा है सीयूईटी का, वहां पर एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान को टॉप कर जाए। यही शायद राजधानी का एक छोटा सा गांव है, फिर भी पूरे हिंदुस्तान के आज एमपी, यूपी, हरियाणा, बिहार, गुजरात तक के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, पूरा राजस्थान पढ़ता है। ये अपनापन और अब लगाव ही है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपको, जो टॉपिक इसने पढ़े हैं, मतलब जो इसके सिलेबस में, भाई आप एग्रीकल्चर में तो आप चाहे एमएससी कर रहे हैं चाहे पीएचडी कर रहे हैं, जिस फील्ड जो सब्जेक्ट इसने पढ़े हैं ना, मतलब जो सिलेबस इसने पढ़ा है, वो तो चाहे आप एमएससी कर रहे हो चाहे पीएचडी कर रहे हो, कभी बैठ के 5 मिनट पता लग 5 मिनट आप बैठोगे तो पता लगेगा किस लेवल का नॉलेज है और किस लेवल की पढ़ाई की है। तो बच्चियों ने बड़े इमोशनल तरीके से कहा कि वो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं था, हमारा स्कूल नहीं था, हमारा घर था। वो एक टीचर नहीं रहे, वो हमारे गार्जियन रहे, मेरे पिता की तरह। मैंने ये देखा है कि जब नोट्स बनाते हैं ना सब, तो ऐसे बस सर बताते हैं, ऐसे कैसे उतार देते हैं उसको, कोई उसमें चेंजेस नहीं करते। जीत हमारी जिद है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से, और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक छोटे से स्कूल से, छोटे से इंस्टीट्यूट से, छोटे से गांव से, यूं कह सकते हैं एक छोटे से एरिया से आज आपके बीच हिंदुस्तान टॉपर है। बहुत बड़ी बात होती है जब एक साधारण सा स्टूडेंट, साधारण जीवन जीने वाला, एक साधारण व्यक्तित्व की तरह, मतलब एक अपने आप को साबित करने वाला, बहुत पोलाइट और विनम्र रहने वाला, और एक लगातार कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस चलता रहे और देश को, हिंदुस्तान को टॉप कर जाए। आज मैं आपको ऐसे ही बेटे से मिलाने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा ना, सफलता सबके लिए बड़ा मोटिवेशन होती है, बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। जब एक बच्चा आगे निकलता है, उसको देख के बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि भैया कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, कोई बच्ची निकलती है तो भाई दीदी कर रही है तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये सबके लिए एक मोटिवेशन वाली बात होती है। और पढ़ाई नहीं, कोई भी एक्टिविटी हो, जब बात व्यवहार की है, बात और कहीं कोई दूसरी चीज की है, वहां पर भी अपने आप को बहुत अच्छे से साबित करना। ऐसा ही एक बेटा हमारे बीच है। और कैसे इतनी बड़ी सफलता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 28 स्टेट्स है, करीब 8000 डिस्ट्रिक्ट है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान है। 1.25 अरब से ऊपर, 1.5 अरब के आसपास आबादी है। और इतने बड़े देश में 13.5 लाख बच्चों का एग्जाम लग रहा है सीयूईटी का, वहां पर एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान को टॉप कर जाए, इससे बड़ी बात नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए ये चीज, ये जो इंटरव्यू है, ये हर बच्चे के लिए, चाहे वो कोई सिविल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट की कर रहा हो, और कोई जेट की कर रहा हो, सीयूटी कर रहा हो, या फिर जेई की कर रहा हो, या और कोई किसी एग्जाम की तैयारी करो, हर बच्चे के लिए बड़ा मोटिवेशन वाला होने वाला है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली, चाहे आप कितने किसी भी लेवल पे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप पढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन सफल होने वाले हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में बातें आती है, बहुत बार ऐसे नकारात्मक विचार भी आते हैं कि मैं जिस काम को, ये तो सबके साथ आता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट हो जिसने पूरे हिंदुस्तान को टॉप किया हो, चाहे वो उज्जवल हो या और कोई स्टूडेंट हो, तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छा करते हैं तो आप भी एक दिन उज्जवल बन जाते हैं, उज्जवल खत्री बन जाते हैं, और आप भी एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं बेटे से आपकी बात कराऊंगा। और मैं बता दूं, 11th क्लास में बेटा आता है, और आने के बाद में कंटिन्यूअसली 11th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, और 12th में एक बार बीच में थोड़ा सा फ्रैक्चर या हल्का सा कोई चोट आ गया, कुछ छुट्टियां इसको करनी पड़ी, और वो मेरे लिए भी टेंशन का टाइम था, इसके लिए भी टेंशन का टाइम था। बट उसको कवर करना, कंटिन्यूअसली रहना, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना, और केवल एक ही टारगेट, शानदार करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत बेहतरीन करना है, हर हाल में चैंपियन बनना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा हिंदुस्तान है, कितने लोग बैठ रहे हैं, कितना बड़ा एग्जाम है, फर्क नहीं पड़ता। केवल एक ही था, अच्छा करूंगा, मेरी तरफ से बढ़िया करूंगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। और हमेशा हर जगह, चाहे वो टेस्ट कहीं यहाँ के लग रहे हो, चाहे और लग रहा हो, जेट वाला हो या सीयूटी का हो, हर जगह इसने बेहतरीन परफॉर्म किया। मैंने कहा ना, पढ़ाई में ही नहीं, व्यक्तित्व में और अच्छाई में भी आप एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो बेटे से मैं आपको रूबरू करवा दूं। आप है उज्जवल खत्री, मानसरोवर के रहने वाले, मानसरोवर जयपुर। 11th 12th में यहाँ पर पढ़ते हो, और 12th के साथ ही हिंदुस्तान को टॉप करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल खत्री है, मैं मानसरोवर का रहने वाला हूँ। तो बात करते हैं बेटे से। और सबसे पहले तो देखिए पूरे परिवार को, इनके पापा जी, हालांकि कभी मिलना नहीं हुआ, अभी ये कभी रहता, बोला पापा जी आज आ रहे थे सर, 2 साल में कभी आना हुआ ही नहीं उनका। और मम्मा भी आए तो कभी आपसे मिल नहीं पाए, कभी आए तो बीच में, कभी आए भी तो आप क्लास में रहे, या कोई और कहीं ना कहीं कोई ऐसा रहा कि कभी
मिलने का ना पापा से कभी बात हो पाई, ना मम्मा से कभी आमने सामने बात हो पाई। और मम्मा पापा भी इतने निश्चिंत थे कि आराम से बच्चे को छोड़ दिया तो 2 साल अब कोई टेंशन नहीं है, सर जाने और सर का बेटा जाने। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब गार्जियन से कहते हैं हम क्यों आएंगे, क्यों संभालेंगे सर, जब आप खुद अपने बच्चों की तरह रखते हैं, अपने बेटे बेटियों की तरह रखते हैं। तो बेटियां हो चाहे बेटे हो, बहुत सारे ऐसे गार्जियन है जिनको बस टेंशन फ्री है, वो बोला सर जाने, सर का काम जाने। और ये एक बड़ा, ईश्वर को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि इस काबिल बनाया, इतना विश्वास के योग्य बनाया। तो थोड़ा सा तो मैं परिवार के बारे में बेटे जानना चाहूँगा, परिवार में कौन कौन लोग हैं और कैसे सारा जो है ना पूरा व्यवस्थित परिवार है। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं, भाई बहनों के बारे में, मम्मी पापा के बारे में बताएं। तो फिलहाल तो मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, दादाजी, पापा, मम्मी, मैं और मेरा बड़े भैया हैं एक। मेरे भैया अभी IIT मद्रास में है। बहुत बड़ी बात है बेटा, और बहुत बड़ी बात है। बड़े वाले भैया IIT मद्रास में है, वहाँ स्टडी कर रहे हैं, और बेटा हिंदुस्तान का जो टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है IRI में, वहाँ पढ़ने जाने वाला है, 2-5-10 दिन में आने वाला है वहाँ से। हाँ बेटा। और पापा का एक बिजनेस है, पापा ट्रेडिंग का काम करते हैं कलर केमिकल वगैरह में, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो कैसे, एक तो पचकोडिया का राजधानी कैसे पता लगा, राजधानी भी जाना कैसे, कैसे किसने बताया ये? अब स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर चूज़ कर लिया था कि लेना एग्रीकल्चर ही है, तो रिसर्च स्टार्ट हो गई थी कि कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए। सही बात है। तो फिर पूछताछ भी स्टार्ट कर दी सबसे। तो मेरी कॉलोनी में एक अंकल रहते हैं, तो वो भी इसी फील्ड से ही हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे राजधानी है, कि इधर स्टार्ट करो, आप बात करो, बढ़िया होगी। मतलब बड़ी बात है ना भाई, एक छोटे से गांव से बच्चा जयपुर पढ़ने जा सकता है, लेकिन जयपुर शहर से कोई बच्चा छोटे से गांव में आ जाए, है ना, तो ये बड़ी बात थी। और कह रहे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी पता किया, उसके बाद में फाइनली डिसाइड किया, और उसके बाद में यहाँ पहुँच गए। फैमिली की इन्होंने कहा, बड़े भैया है वो IIT कर रहे हैं, मम्मी पापा है, पापा ट्रेडिंग करते हैं या उनका जो खुद का बिजनेस है, मम्मा घर संभालती है, और सारा कुछ बहुत मतलब व्यवस्थित है। और कभी 2-5 बार पापा जी से बात हुई, मम्मा से भी बात हुई, बड़ा एक पॉजिटिव उनका व्यवहार है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और बहुत ही शानदार लगा। चलिए इसके बाद में आगे की जर्नी शुरू करते हैं। आप यहाँ 11th क्लास में आते हैं, तो कैसा, मतलब उस समय का शुरुआती तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, बाद में क्या रहा, थोड़ा सा बताइए सबको। स्टार्टिंग तो वैसी रहती है कि घर से सबकी होती है, भाई घर से निकले के बाद कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, ये पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, खाना अच्छा नहीं लग रहा। सही बात है। और मैं तो बस ऐसे हो गया था कि पापा लेने आ जाओ, मेरे को रहना ही नहीं हॉस्टल के अंदर, मेरे को घर पर रहूंगा मैं तो बढ़िया। सही बात है। लेकिन फिर धीरे धीरे पापा ने भी बोला कि 1 हफ्ता रहे फिर आता हूँ। फिर बाद में जब तक पापा आए तब साइकोलॉजिकली ट्रीट करते रहे पापा भी, मतलब ना भाई रुक जाएगा 2 दिन 4 दिन में, ऐसे ना। फिर धीरे धीरे आदत लग गई थी, पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हुई, ठीक से क्लासेस लगनी स्टार्ट हुई, टाइम टेबल बैठा, टेस्ट हुए, तो उसके बाद सेटलमेंट हो गया ना। और एक्चुअली क्या, कई दिन तक 2-4-5 महीने तो मुझे भी नहीं पता लगा, 2-3 महीने तो भाई कोई उज्ज्वल भी पढ़ता है। हालांकि बच्चों ने कहा कि सर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 2 या 3 महीने, 3-4 महीने बाद में मुझे लगा। फिर तो क्या, आदमी जब जिसमें पढ़ने का जुनून होता है, जज्बा होता है, अपने आप दिख जाता है। तो बाद में तो मुझे भी जो है ना टेस्ट वगैरह की रैंक्स आने लग गई, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस आने लग गया, तो बड़ा आनंद आने लग गया, मतलब अच्छा लगने लग गया। और अच्छा, एग्रीकल्चर का तो मैं आपको बता दूं, देखो ये सामने बेटा, इसके सामने कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर में तो आप चाहे MSc कर रहे हैं चाहे PhD कर रहे हैं, जिस फील्ड जो सब्जेक्ट इसने पढ़े ना, मतलब जो सिलेबस इसने पढ़ा है, चाहे आप MSc कर रहे हैं चाहे PhD कर रहे हैं चाहे BSc किए हुए हैं, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आपको, जो टॉपिक इसने पढ़े हैं, मतलब जो इसके सिलेबस में, भाई आप चाहो भाई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से पूछ लूं मैं, या और कोई दो इनकी चलाई नहीं हो, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो सिलेबस है, जैसे एग्रोनॉमी की क्रॉप्स है, आपका एग्रोनॉमी के जो ना सॉइल साइंस के चैप्टर, एग्रोनॉमी वाले चैप्टर है, या फिर पैथोलॉजी है, या ब्रीडिंग है, या जेनेटिक्स है, वो तो चाहे आप MSc कर रहे हो चाहे PhD कर रहे हो, कभी बैठ के 5 मिनट 5 मिनट आप बैठोगे तो पता लगेगा किस लेवल का नॉलेज है और किस लेवल की पढ़ाई की है। क्योंकि IRI में जाना, वहाँ पे भी जो बाकी लोग आएंगे, क्योंकि IRI अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत मतलब बड़ा, क्या मतलब हिंदुस्तान में तो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ भी बहुत सारे इंडिया के बाकी स्टेट्स के भी लोग आएंगे। और मैं अभी उज्ज्वल के सामने उज्ज्वल को बोल रहा हूँ, वहाँ भी इसको लगेगा कि मैं उनसे कहीं आगे हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अपडेट है, MSc PhD तक का वो है। तो फिर भी चलो मैं थोड़ा सा उज्ज्वल से ही सुनना चाहूँगा कि कैसा लगा, मतलब एग्रीकल्चर और बाकी जो सब्जेक्ट जो पढ़े यहाँ पे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, और क्या कभी लग रहा था कि ऐसे इस तरह से अच्छा कर लूँगा मैं? एक्सपीरियंस तो जैसे ही पढ़ने स्टार्ट हुआ ना, तो मेरे को ऐसे इंटरेस्ट आ रहा था काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के अंदर कि पढ़ूँ। स्पेशली जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, ये तो फेवरेट थे मेरे बिल्कुल, कि ये तो पढ़ते ही जाओ इनको तो। सही है। और एग्रीकल्चर में भी एग्रोनॉमी वगैरह जब थे, ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी मेन तो। सही बात है। इस वजह से
तो एक ट्रिक्स का बड़ा अच्छा रोल रहा, मतलब ताज्जुब, कई बार तो मुझे भी इसने जो है ना एस्टोनिश कर दिया। एक्चुअली मैं एक घटना बताता हूँ, एक दिन मैं पढ़ा रहा था और एक कोई उसका ग्रेप उसका था, गुआवा फ्रूट फ्लाई का चल रहा था। तो गुआवा फ्रूट फ्लाई में एक्चुअली बेर फ्रूट फ्लाई का मुझे थोड़ा सा याद रह गया, तो मैंने ऐसे बोल दिया गलती से। मैंने कहा बेटा ये जो है ना गुआवा की जो गुआवा वाली थी ना, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई थी और मुझे वो बेर फ्रूट फ्लाई का याद रह गया। तो मैंने कहा भाई ये जो है ना इसका जो एडल्ट होता है वो छेद मारता है फ्रूट्स के अंदर और अंदर जाके जो है ना फिर अंडे दे देता है फ्रूट्स के अंदर ही, वहाँ से फिर वो लार्वा निकल के अंदर के पल्प या गुदे खाते रहते हैं, बाद में बाहर आते हैं। तो उसने कहा सर गलत हो गया है तो आपसे। मैंने कहा कैसे? बोला सर वो तो बेर फ्रूट फ्लाई में होता है, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई जो होती है ना वो तो भारी उसका जो है ना प्यूपा वगैरह भारी आता है या कैलिक्स वगैरह पे इस तरह से उसका होता है। तो कई बार ऐसे क्षण आए, मतलब 2 या 3 बार 2 साल में ऐसे क्षण आए जब मैं खुद हतप्रभ रह गया कि क्या मतलब डिस्टिंग्विश तरीके से इसने मतलब इतने ज़्यादा, जैसे क्रॉप्स भी इतनी सारी है, 28, 32 क्रॉप्स है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है, लेकिन कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ भी आई तो वहाँ भी बहुत भयंकर, मतलब यूँ कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से एक उसको प्रिपेयर करना और उसके बाद में उसको जवाब को देना, तो बड़ा एक अच्छा लगता था। और जैसे होता है ना अर्जुन द्रोणाचार्य के लिए एक बड़ा एक नामी शिष्य साबित हुआ, जिस तरह से कहते हैं ना भाई अगर द्रोणाचार्य भाई अर्जुन नहीं होता तो द्रोणाचार्य भी इतने बड़े नहीं होते। तो शायद मुझे भी लगा कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक अर्जुन है और डेफिनेटली एक जीवन का महाभारत है या देश का जो भी आज हालात, मतलब जिस तरह की भी जिस फील्ड में जाना है वहाँ का ही अर्जुन है। यूँ कह सकते हैं कि अपने दम पे जो है ना किसी भी युद्ध को जीतने का मादा रखता है और बहुत अच्छा लगता था जब इस तरह से होता था। और एक्चुअली इसका जो बेच था पूरा का पूरा, वो बेच ही पूरा इस तरह से था। मैं भी कल भी बात कर रहा था, क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि पूरा का पूरा जो बेच है वही पूरा, मतलब ऐसे पढ़ने का सारा माहौल इस तरह से, सारे के सारे बच्चे आज ICR में जेट में लगभग कोई 2, 4, 5, 10 बच्चे रहे होंगे, 10 या 15 रह गए होंगे ज़्यादा, बाकी सारा का सारा 12वीं क्लास के साथ ही बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में गए। तो ये बहुत एक फक्र की बात होती है क्योंकि टीचर का एक्सप्रेशन उसके स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, तो टीचर का एक सक्सेस होता है। टीचर की सक्सेस यही होती है, सबकी अपनी अपनी सक्सेस है। मदर का सक्सेस होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा लालन पालन करे, उनको जो है ना अच्छे संस्कार दे। टीचर का एक्सप्रेशन वो एक उसके जो स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा करे। जैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है कि अपने करेक्टर को जो है ना सही से देवे, या सबका अपना अपना जो है ना सक्सेस या एक्सप्रेशन होता है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि वो उनका जो स्टूडेंट है, या यूँ कहे कि मैं कह रहा हूँ ना पूरे ज़बरदस्त क्लास, बहुत ही सुपर बैच, और सारे बच्चे जो है ना केवल एक ही जुनून के साथ कि नहीं बहुत अच्छा करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बेहतरीन करना है। और उसी का रिजल्ट है कि आज ये सारे के सारे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाला, यूँ कहे कि हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने वाला एक बच्चे के लिए बड़ी एक मोटिवेशन, वो तो आपके बीच है ही भाई उज्ज्वल खत्री, और सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैंने कहा ना, कभी आप मिलेंगे तो आपको लगेगा, जैसे कभी कोई छोटा बच्चा भी मिलता है तो उसको लगता है कि मैं कोई एक अच्छे इंसान से मिल रहा हूँ। बहुत ही पॉजिटिविटी है और इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ इंस्टीट्यूट ने दी होगी, ये तो इसके लिए तो मैं ममा और इसके पापा को जो है ना यहाँ से प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उनकी वजह से जो है ना इतने अच्छे संस्कार है, इतना शालीनता है, इतनी विनम्रता है। और स्टडी में इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, कैसे किससे व्यवहार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन थोड़ा सा उनको लगता है मैं इंटेलिजेंट हो गया, बस वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। और आप जो है ना उसमें कहीं भी अभी फिलहाल जहाँ तक भाई कल भी मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कभी होंगे, लेकिन एक जो है ना पोलाइटनेस के साथ मिलना, एक छोटे से बच्चे या बहुत बच्चे की तरह हर बात को सुनना, ये एक बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। अच्छा, उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या फोकस रहा, या दिमाग में ही चल रहा था कि नहीं मुझे तो कंपटीशन में पूरा फोकस करना है, इसके बारे में बेटा क्या रहा था? स्टार्टिंग में तो ऐसे ही, मतलब जब 12th स्टार्ट हुई थी उस टाइम तो ये था कि बोर्ड पे इतना फोकस नहीं करना, कंपटीशन ये बोर्ड में बस मम्मी ने तो कहा था पास हो जाओ, खूब है मेरे लिए तो बोर्ड में तो पास ही होना है, सही बात। लेकिन फिर भी जब बोर्ड में 2 महीने थे उस टाइम मेरे को लगा कि काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा बोर्ड के लिए भी, ऐसे मजाक में नहीं होगा। मेन हिंदी चैलेंजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से, मेरे 9th 10th में हिंदी थी नहीं, संस्कृत थी मेरी। तो मेरा अलंकार तो कुछ
किसी भी चीज़ में कोई बेस था ही नहीं बिल्कुल भी। फिर भी अलंकार कौन से आते हो, अलंकार, शब्द शक्ति, ऐसे मतलब हिंदी मेरी भी हिंदी का, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो वहाँ भी थोड़ा सा हिंदी की क्लासेस वलासेस नहीं लगती थी, तो मेरे को बहुत डर लगता है हिंदी की। हालांकि बहुत अच्छा शुद्ध लिख लेता हूँ, बहुत अच्छे टर्म्स भी ले लेता हूँ, लेकिन कोई कहे मैं ग्रामेटिकली कोई व्याकरण का टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मेरी बस की बात भी नहीं है। सेम कहानी कह रहा है कि मैं भी 9-10 मेरी हिंदी थी नहीं, सीबीएसई में था और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, तो हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बाकी तो कोई ज़्यादा नहीं था। हाँ बेटा। फिर भी करा फोकस बहुत ज़्यादा। बीच में तो जब 1 महीना था तब तो कंपटीशन छोड़ ही दिया था कि अब पढ़ेंगे बाद में, सही इसको बात तो है, एग्जाम आ अब गया, हाँ, अब ये उसको बोर्ड पे देंगे। फोकस करना है पूरा का पूरा। लगे हुए थे और अकेला भी नहीं था मैं, सबको आसपास दिखता था सब बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। कभी मेरे को कहीं पे डाउट आ रहा है तो मैं किसी से हल्का फुल्का वो कंसल्ट कर दूँ, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेरे से आके बोल दे। सही तो बात। सबका बना रहता था इससे। और फिर लाइब्रेरी में था और बोर्ड में तो ऐसा था कि बिल्कुल नींद भी ना नहीं, हालत सब उड़ गया था बोर्ड के आसपास। तो रात को चाहे 1 बजे सो के सुबह 5 बजे उठना पड़े ना, तो दिन भर ऐसे कुछ थकावट फील नहीं होती थी। सही बात। और फिर बोर्ड के बीच में जो क्लासेस लगती थी और जो लाइब्रेरी लगती थी ना, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। बीच में भी क्लासें खूब लगाई। बोर्ड के एग्जाम में जैसे 4 दिन छुट्टी आ गई, 2 दिन में तो लगभग सारे चैप्टर को एक आधा चैप्टर बचता था। कई बार तो यूट्यूब पे, पिछली बार तो यूट्यूब बायोलॉजी तो यूट्यूब पे डाल दी थी, पूरी पढ़ाई दी थी डायरेक्ट ही। तो ये जो एग्जाम के बीच में जो क्लासें लगती है वो बहुत ज़बरदस्त वाली, क्योंकि उस समय बच्चे की जो सारी सेल्स होती है, सारा जो साइकोलॉजिकली वो बहुत प्रिपेयर होता है पढ़ने के लिए, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत सुपर होती है उस समय। तो एग्जाम के बीच में भी जो जैसे 4 दिन का गैप है, 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कराया, 2 दिन बच्चे ने खुद ने पढ़ा और सारा तैयार हो जाता था। क्योंकि बाकी जो है ना कंपटीशन में फोकस चलता है, जैसे 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई बोर्ड से फिलहाल कोई इस समय भी कोई लिंक नहीं है, वो सारे उसमें लगे हुए हैं पूरी ताकत से। क्योंकि गलत भी नहीं हूँ, जब वो कंपटीशन की पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं, वो इतना पढ़ चुके होते हैं, जबकि बोर्ड में इतना से आता है तो केवल उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है बोर्ड वाले की, बाकी तो पहले ही सारा का सारा तैयार हो चुका होता है। अच्छा, एक तो आईसीआर में जब पेपर दे के आए तो क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है, और उसके बाद पेपर देके जब घर पे चेक किया था मैंने, तब उस टाइम तो ऐसे जोश में चेक किया था कि जो 1-2 थोड़ी मिस्टेक्स भी थी, मैं तो सब चेक किया, मैं तो खुश हो रहा था कि आपकी बार तो पूरे फुल मार्क्स आए एकदम। सही बात होता ही ऐसे। और फिर भी बाद में जब आंसर की आई थी तब एकदम शांत दिमाग से चेक किया मैंने, तब देखा कि जल्दी जल्दी में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। कोई वो तो हो जाता है, यूँ तो जो स्टूडेंट निकलता है ना, आपके तो 2 ही हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर निकलते में पूरे सही है, बाद में पता लगा आधे गलत है आधे सही होते हैं। 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब इतने बड़े कंपटीशन में केवल 2 क्वेश्चन गलत होना, हालांकि 2 क्वेश्चन बायोलॉजी वाले वो शायद उन्होंने गलत ही मान ली थी उसको ना, एक तो वो टेट वाला ऐसा भी था ना 2 का, तो फिर भी बहुत एक 576 था, है ना। 600 में से 576 नंबर थे, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन गलत थे, 4 में से 2 गलत थे और 2 गलत ही मान लिए। पता नहीं कैसे, इतना बड़ा एग्जाम है फिर भी उसमें क्या किया उन्होंने, एक बार वापस सबने उसका जो मांगे थे इन्होंने ऑब्जेक्शन वगैरह उस पर भी था, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने, चलो जो भी था भाई, जो तो आए हैं उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 576 बहुत बड़ा स्कोर होता है इतने बड़े कंपटीशन में, इंडिया लेवल के कंपटीशन में इतने बच्चे बैठ रहे हैं, इतना लेवल वाला एग्जाम है, बहुत वो है। और उसके बाद में और एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर तो मतलब यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं मंडे को, वीकली टेस्ट, उनमें इतना हार्ड आता है, तो पूरी मेंटेलिटी वैसी थी कि उधर वैसा पेपर आएगा। सही बात है। मैं पेपर दे के बाहर आया, मैं देखा ये ज़्यादा पढ़ा दिया सर ने, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो कुछ था ही नहीं। एग्रीकल्चर तो पीएचडी लेवल का, मैंने कहा ना एग्रीकल्चर वाला जो अभी इनको आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं सर हम तो हमें बीएससी में पढ़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इतना पढ़ा दिया कि बीएससी एमएससी वो सारी उसी से पीएचडी तक हो गया सारा ही। और बहुत ही उसमें तो 50 क्वेश्चन थे और 50 में से कोई 40 अटेम्प्ट करने थे, 10 को छोड़ना था। अब मैं वो 50 के 50 क्वेश्चन लेके बैठा हूँ कि इसमें 10 छोड़ू कौन से। 50 के 50 ही कर देता हूँ, ये सारे ही करवा ले तो सही रहेगा ना। और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी ये था कि उसमें कंफ्यूज था कौन से छोड़ू, मेरे को 40 से ज़्यादा ही आ रहे थे, लेकिन वो जल्दी में कुछ हो जाता है, ऐसे हो गई कि जो अटेम्प्ट करे उसमें मिस्टेक हो गई। साइकोलॉजिकली भी थोड़ा उस समय दबाव रहता है दिमाग में, एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे होता है। नहीं तो उसमें भी मेरे को 40 से ज़्यादा ही आ रहे थे क्वेश्चन। सही बात है, बहुत वो तो होता है थोड़ा सा। एक बच्चा जो है ना, कोई भी हो, चाहे कितने दुनिया कितने बड़ा धुरंधर हो, जब वो भी जाता है तो एग्जाम में थोड़ा सा उस साइकोलॉजिकली से हल्का सा तो प्रेशर में रहता है, दिमाग में रहता है। और जो जनरल कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि जो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, जिसको रोजाना कर रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे एग्जाम हो जाता है, तो कोई बड़ा वो इश्यू नहीं था। अच्छा, इसके बाद में कब जब रिजल्ट आया तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही, घर वालों ने क्या कहा, कैसे किस तरह से करना? और रिजल्ट आते आते तो मैं एकदम से बता चुका था कि पापा मेरे इतने मार्क्स बैठ रहे हैं, इतने करके आते इतने गलत है, तो वो तो रेडी थे एकदम। और मैं उस टाइम घर पे था भी नहीं, किसी काम से बाहर गया था, तो पापा का फोन आया मेरे को कि बेटा रिजल्ट आ गया, वो चेक करके बता। सही बात है। फिर बस थोड़ा बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि वो पता था उनको कि ये रिजल्ट आने रिजल्ट तो पहले मेरे को पहले बता दिया था इसने, एग्जाम
गया तब तो भाई सर लगभग ठीक है, उसके बाद में जब ये सारा हो गया तो बोला ये नंबर आ रहे हैं, तो फिर वही नंबर आने थे, तो उसमें तो कोई ऊपर नीचे होना ही नहीं था, तो रिजल्ट तो वैसे ही आउट हो गया पहले से ही, इसलिए ज़्यादा वो नहीं था। अच्छा IRI के बारे में कैसे, मतलब देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो IRI बोले तो कुछ बच्चे जानते भी नहीं होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ICAR के 4 डिम्ड यूनिवर्सिटी है। डिम्ड बोले तो मतलब अपने आप में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसमें IRI एग्रीकल्चर के लिए IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब अगर किसी को एग्रीकल्चर पढ़ना हो तो IRI से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हिंदुस्तान में। NDRI डेयरी के लिए है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, डेयरी में किसी बच्चे को पढ़ना हो तो NDRI से बड़ा नहीं है। उसके बाद IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, तो वेटनरी का उससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज को अगर किसी को स्टडी करना है, फिश को पढ़ना है तो उससे बड़ा कोई मुंबई में है, उससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि अभी मैं बात ही कर रहा था, मेरे एक सीनियर अभी बैठे थे बद्री नारायण जी, तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा IRI में 1 या 2 बार तो गए हुए हैं, और जब हम पढ़ रहे होते थे तो BSc के अंदर MSc में, भाई MSc में हम IRI पढ़ ले, मतलब एक यूँ एक बड़ा एक सुन के एक फीलिंग आती थी कि IRI में पढ़ ले, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत खुशी मिलती थी। और आपको तो साथ BSc में ही IRI में पढ़ने का मौका मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छे लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। हिंदुस्तान के जो बेस्ट लोग हैं, जो बेस्ट टीम है, जो साइंटिस्ट है, प्रोफेसर्स है, उनके साथ आपको रहने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको और पूरे फैमिली को जो है ना बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि लोगों का जो ड्रीम होता है आप उसको जीने जा रहे हैं। एक सपना होता है एक स्टूडेंट का जो एग्रीकल्चर में पढ़ रहा है, उसके तो मतलब एक बहुत आगे के लेवल की चीज़ है कि मैं कभी IRI में मतलब पढ़ूँ, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब दुनिया ही बदल जाना। वहाँ के लोग, वहाँ की जो माहौल है, वहाँ का जो स्टूडेंट्स है, वहाँ के जो सोच है, वहाँ के लोगों की जो बातें हैं, वो इस तरह से मतलब इतनी बड़े लेवल की होती है कि आदमी फिर ये सोचता है कि यार अब तो छोटे मोटे तो एग्जाम मुझे देने ही नहीं है, मुझे जो है ना ये कोई 2nd ग्रेड का या और कोई 3rd ग्रेड का इनका तो एक फॉर्म ही नहीं भरना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ऐसे एक जाना, और वो भी तुरंत ही 12th के साथ जाना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं CET की, बहुत सारे हिंदुस्तान में, बिहार में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, साउथ में भी बहुत सारे बच्चे जो तैयारियां करते हैं 2-2 3-3 साल, और उनका सपना होता है कि IRI में जाऊँ, एग्रीकल्चर में स्पेशली IRI में जाऊँ, या और कोई दूसरे सब्जेक्ट वगैरह जो है वो उनका होता है, लेकिन फिर भी बेचारे वो नहीं जा पाते। बहुत रेयर केस में ही वो ऐसा कुछ बच्चे कर पाते हैं, बाकी तो नहीं जा पाते। और 12th के साथ ही जो है ना IRI में जाना, तो कैसा, मतलब इसको कैसा अनुभव रहा है भाई IRI में जा रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, या क्या उसके लिए मेंटली प्रिपरेशन है बेटा? पहले तो बस पढ़ाई था इतने टाइम से कि डिटेल सारी कि IRI कब एस्टेब्लिश हुई, कब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, शिफ्ट हुआ। तो पहली बात तो उसको इमेज ही ऐसी बनी हुई थी कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है, यहाँ तो एकदम बात नहीं पहुँचते एकदम। फिर पेपर हुआ, काउंसलिंग का टाइम आया, उस टाइम भी इतने अच्छे मार्क्स थे, फिर भी ऐसे डाउट आ रहा था कि पता नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हो जाए कि अब ऐसा ना हो कि एक नंबर से रह जाए। सही बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डर लग रहा था, रिजेक्ट ना कर दे डॉक्यूमेंट्स को। फिर जैसे सब फाइनल हुआ, फ्रीज हो गई एकदम। सही बात, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी तो। आज नहीं, बहुत अच्छा लगेगा बेटा, बहुत ही, मैंने कहा ना, मतलब दुनिया ही बदल जाती है, एक अलग ही दुनिया होती है वहाँ। तो कोई बच्चा जैसे कोई कमज़ोर भी है, पढ़ने की मेहनत करके चला भी गया, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ के माहौल से ऑटोमेटिक आगे चल के बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, हमारे कई ऐसे सीनियर थे जिनको IRI मिली, जो BSc में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया, कंपटीशन की तैयारी की और उनको मिल गई, उसके बाद में बहुत इंटेलिजेंट भी हो गए वो मतलब इंडिया के टॉप साइंटिस्टों में आते हैं, टॉप आज जो है ना एक प्रोफेसर्स है। तो एक, क्योंकि माहौल का बहुत अहम रोल है। और फिर 12th के साथ जाना, और 12th के साथ भी ऐसे भी कई बार हो सकता है किसी का तुक्के से भी हो जाए, लेकिन पूरी स्टडी करके जाना, पूरी तैयारी करके जाना, मतलब यूँ कहे कि IRI की तैयारी तो पहले से ही करके जाना कि IRI में जो है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़े, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा कोई जो स्टूडेंट कहीं है, मान लेते हैं कहीं कोई स्टूडेंट है और वो आगे पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कोई मैसेज हो, भाई मुझे थोड़ा सा उसको कोई बताना हो, तो उसके लिए कुछ कहना हो बेटा? मेनली ऐसा रहता है कि कहीं पे किसी से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल गई, वो जोश आ रहा है एकदम, एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद बस 1 घंटा मुश्किल से पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर 4 से 5 घंटे भी पढ़े ना अगर दिन के, तो एकदम अच्छे से और डेली पढ़ना चाहिए। कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना, तो कितने हार्ड वर्क हो, कितने टैलेंट हो, वो काम नहीं आता। सही बात।
उस वही नहीं, कभी कभी ऐसे भी विचार आए होंगे ना भाई क्या होगा आगे नहीं होगा, ऐसे भी बीच में रहा होगा ना, जैसे मेरे तो बहुत मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कभी भाई मैंने एग्रीकल्चर ले लिया और अब मैं सक्सेस भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। हालांकि सक्सेस के तो भी काफी सारे पायदान बाकी है, हालांकि सक्सेस ही है मैं बता दूं, बिल्कुल मस्त रहना है, पापा जी को और मम्मी जी को, घर वालों को, और जो भी हमें भी, मतलब आश्वस्त आराम से, बस टेंशन फ्री है। मुझे पता है कि कहाँ जाओगे एक दिन, और मतलब कितना फक्र होने वाला है। अभी तो ये तो एक बहुत, मतलब यूं कह सकते भाई, एक तो बहुत बड़ा सफलता में कोई कमी नहीं है, बट एक और जो है ना, अभी तो हमें हमें गर्व करने के काफी सारे मौके मिलने वाले हैं, बहुत मौके मिलने वाले हैं। मुझे पता है ना, बहुत ज्यादा अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ड्यू टू यू। वैसे तो है ही सारे बच्चे और भी, लेकिन ड्यू टू यू हम लोग ना कई जगह प्राउड फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो बहुत बड़ा मौका आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी अभी इससे भी बड़े इवेंट्स आने वाले हमारे लिए भी, क्योंकि आपका सक्सेस केवल आपका नहीं बेटा। आप 2 साल यहाँ रहे हैं तो आप के साथ जो है ना, आपके सक्सेस के साथ हमारा भी सक्सेस जुड़ गया है बेटा। आपका अच्छा करना ऑटोमेटिक है, हमारा अच्छा करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ाने वाले चाहे कहीं भी वो, चाहे 6th क्लास में पढ़ाया हो, 7th में पढ़ाया हो, 5th में पढ़ाया हो, कोई भी क्लास में पढ़ाया हो, वो सारे लोग फक्र करते हैं। जैसे कभी आप हमारे CM साहब एक बार बोला 5वीं क्लास के जो पढ़ाने वाले टीचर उनके पैर छू रहे थे, तो कितना मतलब उनको वो सारे टीचर फक्र महसूस करते हैं कि आज मेरे पढ़ाए हुए CM है, या मेरे पढ़ाए हुए साइंटिस्ट है, या मेरे पढ़ाए हुए प्रोफेसर है, या IAS है, सबको बड़ा फक्र होता है। तो अभी तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आने वाले हैं जहाँ हम और ज़्यादा फक्र महसूस करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ के पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो राजधानी में भाई मुझे पढ़ना है, और उनको कैसा, मतलब क्या कहना चाहोगे उनको? पढ़ाई, अगर यहाँ पे एक वो है कि माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है कि सबको देख रहा है कि सब पढ़ रहे हैं, टीचर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो अपने आप मन कर जाता है कि पढ़ना है मेरे को। सही बात। उसके बाद जो फिक्स्ड है टाइम, इस टाइम के बाद टेस्ट होना है, वीकली टेस्ट होने ही है, उनकी रैंक आनी है, घर पे जानी है, तो फिर उससे प्रेशर तो नहीं, लेकिन एक वो भी शेड्यूल में आ जाता है कि हाँ अब मेरे को इसके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकता कि बाद में पढ़ लूँगा, छोड़ देता हूँ अभी। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद क्लासेस, यहाँ पे छुट्टियाँ ऐसे नहीं है कि बस दे दी अभी फ्री में चल जाओ तुम घर, ऐसा नहीं है, काफ़ी छुट्टी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है सही बात है। छुट्टी तो केवल एक रक्षाबंधन की आनी है, 7 दिन की, 7 दिन की दीपावली की आनी है, 7 दिन का विंटर वेकेशन आना है, ये है। बाकी तो कोई नॉन जो है ना, नॉन बोर्ड वाले या जिनका दबाव नहीं, उनकी उसकी होली की आ जाती है। बाकी तो इनकी होली की भी नहीं आई पिछली बार, तो ये रहता है। तो ये एक मतलब, अब छुट्टियां क्या, एक्चुअली हॉस्टल के बच्चे हैं, तो जैसे रक्षाबंधन पे और स्कूल वाले 1-2 दिन की, एक और इंस्टीट्यूट वाले 1-2 दिन करते हैं। अब हम लोग तो क्या इकट्ठी कर लेते हैं उनको, भाई हॉस्टल के बच्चे हैं, बाहर के दूर के हैं, तो एक साथ ही फिर 7 दिन की कर देते हैं। उसके बाद यही दीपावली पे रहता है, यही जो है ना आगे वाला रहता है सारा का सारा। तो ये था। और कोई बात कंटिन्यूसली कोई कहना उसको? इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है टीचर्स का, फ्रेंक है, तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है कि कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि डाउट तो आते ही आते हैं। सही बात। और दूसरा, कोचिंग या इंस्टीट्यूशन की तरफ अच्छा ही हो, अगर डेडिकेशन नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है, फिर तो वैसे भी नहीं होगा। सही बात। और एक यूँ भी होता है, कई बार तो क्या प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको केवल भाई इतने घंटे पढ़ा दिया, अपना फीस का हो गया, लेकिन मैं बता दूं आपको, बेटा भी सामने बैठा है, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह लाड करते हैं, अच्छा मोटिवेट, मतलब कभी भी कोई दिक्कत भी आई है ना, कोई गलत भी, किसी बच्चे से कोई गलती भी होगी तो उसको भी अपने बच्चों की तरह ही लाड प्यार समझाते, बेटा ऐसा नहीं करना है, और हमेशा समझाना, हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। एक पारिवारिक माहौल बच्चे को देते हैं, बहुत ज़्यादा अपनापन है, और बच्चे हो या बच्चियाँ हो, एक पिता की तरह। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक मैम आए, प्रोफेसर पिंकी शर्मा जी, जॉबनेट से, तो मैम कह रहे, बोला हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सारे के सारे जो है ना राजधानी के स्टेटस लगाते हैं, जो यहाँ पढ़ के गए। तो मैंने एक बार बच्चियों से पूछ लिया कि बेटा आप वहाँ अब पढ़ ही नहीं रहे हो, वहाँ पढ़ के आ गए हो, और अब स्टेटस क्यों लगा रहे हो? तो बच्चियों ने बड़े इमोशनल तरीके से कहा कि वो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं था, हमारा स्कूल नहीं था, हमारा घर था वो, जिसको हम लोग ना अब उसके बाद में यहाँ छोड़ के आ गए, और वो हमारे एक टीचर नहीं रहे, वो हमारे गार्जियन रहे, मेरे पिता की तरह हमारे दूसरे पापा है वो। बहुत इमोशनली बच्चियों के सामने उन्होंने कहा, तो मेरे भी आंखों में पानी सा आ गया। मैंने कहा बच्चे जो पढ़ के चले गए उनका कितना अच्छा इंटेंशन है जाने के बाद में भी, कि वो हमारे पापा है, वो तो हमारे घर की तरह है, हम उनको जीवन में कभी भूल नहीं सकते। एक अपनापन देख के मतलब बड़ा मैं उसी समय मैम के सामने बड़ा इमोशनल और बच्चों के सामने बड़ा इमोशनल हो गया, मेरे आंखों में पानी आ गया वाकई। मैंने कहा देखो एक कितना बच्चियों ने क्या जवाब दिया है, मतलब अगला कोई क्वेश्चन जो है ना करने का जो है ना उनका क्या था, लेकिन उनके बाद जवाब जो मिला उनसे मैम को भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि भाई कितनी बड़ी बात है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पढ़ के चले गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो
कभी जयपुर आते हैं या कभी और कहीं आते हैं तो वो मिलने के लिए आ जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले गंगानगर का बच्चा है कोई हरवंश करके, तो वो बच्चा कह रहा है कि रात को हम लोग बीकानेर चले तो गूगल मैप लगा के मेरे को नींद आ गई। अब वो बाकी जो 7 वाले थे बैंक में हो, तो हम आगे तो मेरे को किसी ने जगाया सुबह 5 बजे, बोला उठो उठो यार चाय पीते हैं, गाड़ी रोक के। तो बोला कहाँ आ गए, बोला जोबनेर आ गए। बोला चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले गाड़ी वापस बैठो अंदर और सर के पास चलेंगे। और वो 15 साल या 20 साल से वो बच्चा जो है ना जोबनेर आया हुआ था, उसने कहा पहले सर के पास चलेंगे। और सुबह सुबह आके बोला सर हरवंश पहचाना के मेरे को। मैं कहा यार मैं नहीं पहचान रहा भाई, कि थोड़ी दाढ़ी वाड़ी रख ली उसने। बोला सर हरवंश, फिर नाम लेते तो मैं पहचान गया। तो ये एक अपनापन, एक लगाव है, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसे कि आप कहीं आ रहे हो, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी आ रहे हो और भी सर से मिलके चलेंगे, या बीच में सप्ताह में 2-3 आदमी जो साइंटिस्ट है, प्रोफेसर, वो बीच में आते हैं, बच्चों को मिलते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ के गए हैं, वो एक बहुत बड़ा अपनापन है। और यही शायद राजधानी का एक छोटा सा गाँव है, फिर भी पूरे हिंदुस्तान के आज MP, UP, हरियाणा, बिहार, गुजरात तक के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं, पूरा राजस्थान पढ़ता है। ये अपनापन और अब लगाव ही है, क्योंकि एक स्टूडेंट आता है तो अपने आप ही वो इतनी कह देता है कि नहीं, वहाँ पे अपने परिवार की तरह बच्चों को रखते हैं, बच्चियों को रखते हैं। और यही शायद, क्योंकि सब कुछ केवल एक प्रोफेशनल अपने तरीके, वो जीवन मज़ा नहीं आता उसमें। भाई मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा आप 2 तरह से हमें ले सकते हैं, एक तो हम आपके पेइंग सर्वेंट हैं, आप पे कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, और एक गार्जियन की तरह। तो उस समय बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, बोला सर ऐसे क्या बोल रहे हैं आप तो गार्जियन हैं। और ये बहुत बड़ी, भगवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये वाला नोबल प्रोफेशन हमें दिया, और बच्चे अपने बच्चों की तरह बच्चे दिए, और वो अपने बच्चों की तरह रखते हैं। मुझे खुद के बच्चों का कई बार ध्यान नहीं होता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, लेकिन बाकी सारे बच्चों का पता होता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन किसको कैसे समझाना है, किसको कैसे लाड प्यार समझाना है, किसको थोड़ा डांटना है, वो सारा उसके हिसाब से करते हैं। और बेटा अब आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग से कुछ बना रखा है भाई, मुझे आगे चल के ये बनना है या ये करना है? फ्यूचर अभी तो कई सारे प्लान्स हैं मेरे दिमाग में, उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है वो अभी फिक्स नहीं है पाथवे। सही बात है, वो बदल भी जाते हैं। वो थोड़ा जैसे अब वहाँ जाओगे तो अलग ही दुनिया होगी, अलग ही लोग होंगे, अलग ही दोस्त होंगे, अलग ही, है ना, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें बदल जाएगी। और बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, कई सारी बातें जो है ना याद आई। अच्छा बीच में एक बार वो चोट वाली तो इनको बताओ, बच्चों को बीच में एक बार चोट लग गई थी, 12th में था ना उस समय? 12th में, हाँ 12th था, सितंबर के दिवाली से थोड़े पहले का टाइम है बस। हाँ हाँ। तो उस टाइम ऐसे संडे था, एक्स्ट्रा क्लास लग रही थी। अब मेरी आदत है मैं ज़्यादा आगे नहीं बैठता, मतलब थोड़ा पीछे बैठता हूँ। फिर उस टाइम खाने की बेल बजी, हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे, जल्दी जल्दी में ऐसे गलत तरीके से पैर रख दिया मैंने, तो मेरा पैर उस टाइम हाथों हाथ वो स्वेलिंग हो गई उस पर। तो मेरे को लगा कि सर ने तो आते ही बोल दिया कि ये तो फ्रैक्चर है, वो स्वेलिंग से पता लग जाता है। फिर भी मैं ये सोच रहा था कि फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल लेके गए, मेरे को चेक किया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने जब बोला ना फ्रैक्चर है, तब बारह सर थे मेरे साथ में। तो मैंने उनको बोला कि मैं घर तो नहीं जाऊँगा। मम्मी का भी फ़ोन आया, मम्मी बोली कि अब तो घर आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर से बात करो, मैं ऐसे घर थोड़ी जा सकता हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी, और सही बात है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं था घर पे आने का। फिर भी कई सारी बातें थी उसमें, क्योंकि पूरा पैर ही नहीं, वो तो मुझे दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। फिर कितने दिन की रेस्ट लेना पड़ा मेरे को? तो अगर दिवाली की वेकेशन थे ना 1 हफ्ते की, उसको भी काउंट कर ले तो मैं तो 25 दिन के आसपास घर रह के आया था। तो मैं घर पे भी ऐसे वो दीपावली वाली बीच में जुड़ गई और उसके आगे पीछे वाली ऐसे हो गई ना, ऐसे करके वो सारा हो गया था। हाँ। मैं इस चक्कर में नोट्स ले गया था घर पे कि मैं वो रूटीन खराब नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ता रहूँ घर पे भी। सही बात है। लेकिन डिस्टर्बेंस काफ़ी हो गया था आने के बाद थोड़ा, क्योंकि सिलेबस छूट गया था मेरा जो पढ़ा रहे थे ना, फिर कवर अप किया धीरे धीरे। अच्छा दोस्त वगैरह, ये साथ वाले दोस्तों के बारे में भी कहो नहीं, वो नाराज हो जाएंगे सारे के सारे। क्लास वाले बच्चे भी कहेंगे भाई, है ना, हमारे लिए तो कुछ बोला ही नहीं। क्लास के बारे में क्या मतलब, कैसे मस्त दोस्त थे, कैसे क्या पढ़ने वाले क्या? ऐसे तो पूरा हॉस्टल ही सबसे अच्छी बातचीत थी, सब अच्छे दोस्त थे मेरे। फिर भी स्पेशली थे जो मेरे रूममेट था, राहुल साहू, और हम जो रहते थे मेनली हेमंत, रविंद्र, राहुल कुमावत, और अनिल अमन थे, और विवेक था। बाकी मेन तो हम ये और भी कई सारे दोस्त थे, सबके नाम तो क्या लूँ। सही बात है। लेकिन हमारा ऐसे इंटरेक्शन काफ़ी वैसा था कि कोई ज़्यादा फालतू की बातचीत नहीं होती थी, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सीरियस होकर लगे पढ़ाई के अंदर। कभी कभी हंसी मजाक, कभी ब्रेक ले लिया, आजकल पानी भरने चलते हैं तो फिर एक बार तो शिकायत आई थी, बोला सर ये पढ़ता ही नहीं है। वहाँ हॉस्टल में जाके उज्जवल के बारे में 11th क्लास में, तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जो रैंक भी 1st 2nd 3rd आ रही है। बोला नहीं सर पढ़ता ही नहीं है। तो ये सही बात है कि मैं पढ़ता ही नहीं था 11th क्लास में। और डिफरेंस ये है कि मेनली मैं सोचता हूँ कि सब तो क्या दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, दिखे कि मैं दिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं सिर्फ सोचता हूँ कि यार कम से कम दिखे कि मैं पढ़ रहा हूँ। कोई मेरे से पूछता भी नहीं टेस्ट के पहले कि कितना पढ़ लिया,
मैं तो कहता हूँ कि यार अब की बार तो ठीक से प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई, तो पता नहीं सबके दिमाग में ऐसे बैठ गया कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। 11th क्लास में एक बार बोला सर वो पढ़ता नहीं है, मैंने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सर आप देख लेना आप पढ़ता ही नहीं, आप पता कर लेना। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे नंबर आ रहे हैं। उस टाइम तो हंसी मजाक ऐसी, मेरा रूममेट घर से आया था तो फिर एक्साइटमेंट थी कि ये क्या क्या खाने का लेकर आया है ऐसे, तो हम थोड़े बहुत मस्ती करी उस टाइम, तो बस वो कंप्लेन कर दी सबने कि ये शोर कर रहा है। सही बात है। चलो बाकी ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में पढ़ते बहुत थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा थोड़ा तो होना भी चाहिए। फिर हॉस्टल में रह रहे हो तो अगर हंसी मजाक नहीं हुई तो फिर वो ज़्यादा बोरिंग लाइफ हो जाएगी, फिर एकदम यूँ एक नीरस टाइप का उबाऊ सा जीवन हो जाएगा। और कोई बात हो जो कहनी हो किसी को, कोई बतानी हो, कोई बात इस तरह की हो जो मिस कर रहे हो, भाई मुझे ये बताना ही है, कोई बात कोई इस तरह की हो। एक पहले तो मैं बोल दूं कि मैं ऐसे कोई वो टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं दे सकता क्योंकि अभी कोई ऐसे अचीवमेंट हुआ नहीं है अच्छा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब नोट्स बनाते हैं ना सब, तो ऐसे बस सर बताते हैं ऐसे कैसे उतार देते हैं उसको, कोई उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, और फिर बाद में इसको देखते हैं ना 2-4 दिन हफ्ते भर के बाद, फिर जैसे उनसे पूछोगे ना कि भाई ये क्या लिखा था, इससे समझ में नहीं आ रहा, बोलेगा यार संडे तो इसे लिखा था, मेरे को नहीं पता क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि नोट्स ऐसे कैसे उतारो। मेरे नोट्स तो ऐसे क्रिएटिव से होते थे कि कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, डायग्राम सर ने नहीं बनवाया लेकिन मैंने डायग्राम बना दिया कि मेरे को देख ईजी रहे। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है ना, इससे बड़ा डिफरेंस आ जाता है पढ़ाई के अंदर, तभी डिफरेंस क्रिएट होता है कि जो मेहनत कर रहा है उसका भी नहीं हो रहा, और मतलब ऐसे। सही बात है। बहुत अच्छा लगा होगा मुझे पता है आपको, क्योंकि एक साधारण स्टूडेंट से असाधारण बनने तक की कहानी बहुत अच्छा। एक 10th क्लास में क्या स्कोर था? 10th में मेरे 90% थी, 90.2। 10th क्लास में 90 था और 12th में 93.2 था। बहुत वो रहा, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान को टॉप किया। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीवन मैंने कहा ना प्राउड करने के मोमेंट खूब सारे आने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे फैमिली को और आपको। नमस्ते, जय हिंद, जय राजधानी।